आज हम मौर्य साम्राज्य के पतन पर चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, ऐसे कौन से कारण उत्तरदायी थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन जो है उसको निर्धारित किया। तो जहाँ तक हम मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों पर चर्चा करते हैं, तो देखिए, अशोक की मृत्यु के पश्चात कोई भी उसका ऐसा उत्तराधिकारी नहीं हुआ या कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो अशोक जितना योग्य होना तो दूर, वो सुयोग्य और सबल हो, और जो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा विशाल साम्राज्य स्थापित किया गया था उसको कायम रख पाता। और इसीलिए मौर्य साम्राज्य का अशोक के बाद ही विघटन जो है, टूटन जो है, पतन जो है वो शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे ये पतन आगे बढ़ता है और 184 ईस्वी पूर्व के आसपास इसका साम्राज्य का अंत हो जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन पर जब हम बात करें तो ये एकदम से नहीं हुआ, आकस्मिक नहीं हुआ, और न ही इसके लिए हम सिर्फ अशोक को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, अपितु मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे। और सभी कारणों के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो उनमें सबसे पहला कारण अगर हम देखें तो राजतंत्र शासन का स्वाभाविक दोष या मौर्य साम्राज्य के दुर्बल शासकों का होना। देखिए, राजतंत्र का एक ये सबसे बड़ा दोष समझ लीजिए, कमी समझ लीजिए, कि अगर शासक दुर्बल हो जाए तो साम्राज्य जो है वो अपने आप क्षीण होने लगता है, दुर्बल होने लगता है, शिथिल होने लगता है। और किसी भी राजतंत्र का अस्तित्व राजा की योग्यता, राजा की प्रबलता, राजा की सबलता पर निर्भर करता है। और इसमें शासन व्यवस्था की, प्रशासन की संपूर्ण शक्तियाँ जो हैं वो राजा के हाथ में निहित होती हैं। राज्य का केंद्र बिंदु होता है। तो अगर राजा ही अयोग्य होगा, दुर्बल होगा, बुद्धिहीन होगा, तो साम्राज्य का टिक पाना संभव नहीं होता। और यही मौर्य साम्राज्य के साथ हुआ। अशोक के बाद उसका कोई भी उत्तराधिकारी योग्य, सबल, कर्मठ नहीं था, और परिणाम स्वरूप मौर्य प्रशासन जो है, मौर्य शासन जो है, मौर्य राजतंत्र जो है वो एक तरह से शिथिल होने लगा, खंडित होने लगा और पतन की ओर अग्रसर हो गया। अब दूसरा कारण है केंद्रीय शासन की निर्बलता। अगर शासक सबल है, योग्य है, बुद्धिमान है, तो केंद्रीय सत्ता जो होती है वो भी सबल होती है। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य और किसी हद तक अशोक के द्वारा विशाल रूप ले चुका था, और इस विशाल मौर्य साम्राज्य को संभालने के लिए सुयोग्य, सबल शासक नहीं मिला। और इसका कारण सीधे सीधे शासन व्यवस्था पर पड़ा, और केंद्रीय शासन व्यवस्था जो थी वो एक तरह से कमज़ोर पड़ने लगी। और इसका परिणाम ये निकला कि मौर्य साम्राज्य के सीमांत राज्य जो थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। राजतरंगिणी जो कि कलहन ने लिखी थी, उन्होंने कहा है कि अशोक की मृत्यु के बाद उनके एक पुत्र जालोक जो है, उन्होंने कश्मीर को का राजा घोषित करते हुए अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया।
तारानाथ ने लिखा है कि वीरसेन नामक राजकुमार ने गांधार में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। मालविकाग्नि मित्रम के अनुसार विदर्भ प्रांत भी साम्राज्य से पृथक हो गया। तो कुल मिलाकर केंद्रीय शासन की शक्ति कम होने के कारण, निर्बल होने के कारण स्थानीय जो राज्य थे वो स्वतंत्र होने लगे और मौर्य साम्राज्य जो है वो पतन की ओर बढ़ गया। इस पतन को प्रांतीय शासकों के अत्याचारों ने और बढ़ाया। मौर्य साम्राज्य की जैसे ही शिथिलता प्रारंभ हुई, वैसे ही प्रांतीय जो राज्य थे, प्रांतीय जो सीमांत क्षेत्र थे, वो भी केंद्रीय शासन के प्रति उत्तरदायी जो है वो नहीं रहने लगे, कर्तव्य विमुख होने लगे, अपने स्वार्थों की पूर्ति करने लगे, प्रजा का शोषण करना शुरू कर दिया उन्होंने। और ऐसी स्थिति में प्रांतीय प्रजा जो थी उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि विद्रोह जो है अशोक के बाद ही हुए, विद्रोह पहले भी हुए थे। बिंदुसार के समय में विद्रोह हुआ था जिसे अशोक के द्वारा शांत कराया गया था। अशोक के कलिंग अभिलेखों से भी पता पड़ता है कि प्रांतीय अधिकारी जो हैं उन्होंने लोगों को एक तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया था और अशोक को विवश होकर उन्हें चेतावनी देनी पड़ी थी कि वो अपने कार्यकलापों को सुधारें। और इसके अलावा उसने अपने केंद्रीय अधिकारियों को ये आदेश दिया था कि वो हर 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करें। तो कुल मिलाकर अशोक के समय तक तो प्रजा का ये जो विद्रोह था वो शांत रहा, लेकिन जैसे जैसे बाद में प्रांतीय शासकों के अत्याचार बढ़ने लगे, वैसे वैसे लोग जो थे उन्होंने भी साम्राज्य से दूरी बनानी शुरू कर दी और ये जो दूरी थी वो भी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी बनी। अब आता है अत्याचारी शासक। अशोक के बाद प्रांतीय अधिकारी जो हैं वो तो प्रांतीय अधिकारी अत्याचारी हो ही गए थे, होने लगे थे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मौर्य वंशीय शासक भी जो हैं वो अत्याचार करने लगे। जैसे गार्गी संहिता में लिखा है कि मौर्य शासक शालीशुक जो है वो अत्याचारी और अधार्मिक था और उसने प्रजा को काफ़ी तकलीफ़ें दी थी। तो मौर्य वंश के प्रति जो लोगों की श्रद्धा थी वो धीरे धीरे जो है वो कुछ तो प्रांतीय शासकों के अत्याचारों ने और कुछ मौर्य वंश के शासकों के अत्याचारों ने बहुत कम कर दी। अब राज दरबार में दलबंदी। मौर्य साम्राज्य, मौर्य दरबार, मौर्य शासन, मौर्य प्रशासन में गुटबाजी हो गई थी, दलबंदी हो गई थी। मौर्य साम्राज्य के मंत्री अधिकारी अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करने लगे थे और राष्ट्रीय हित जो थे, एक तरह से राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना वो भूल ही गए थे। और ऐसी स्थिति में मौर्य दरबार, राज दरबार जो था वो दो पक्षों में विभाजित हो गया। जैसे अंतिम मौर्य सम्राट वृत्रद के समय में दो दल बन गए थे, एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में और दूसरा मंत्री के नेतृत्व में। और ये जो दलबंदी थी, ये जो गुटबंदी थी, उसने राजतंत्र, शासन तंत्र, प्रशासन, शासन को शिथिल कर दिया, खोखला कर दिया और किसी भी शासन और प्रशासन का, राजतंत्र का खोखला होना उसके पतन का एक तरह से आधार होता है और पतन के लिए उत्तरदायी होता है। यही मौर्य वंश में भी हुआ, मौर्य
शासन में भी हुआ। अब राजतंत्र शिथिल हो गया था, केंद्रीय शासन व्यवस्था जो है वो दुर्बल हो चुकी थी, कोई योग्य शासक नहीं था जो इस दुर्बल शासन को संभाल लेता, प्रांतीय अत्याचार बढ़ने लगे थे। ऐसी स्थिति में मौर्य शासकों के द्वारा जो कर लगाए गए थे, करों की अधिकता जो थी वो भी कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी बनी। देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसमें करों की व्यवस्था जो बताई गई है उससे पता पड़ता है कि कर की व्यवस्था जो थी वो बहुत अधिक थी और इतने सारे कर लगा रखे थे। आप प्रशासन में पढ़ोगे, बिक्री कर, आयात निर्यात कर, कुल मिलाकर बहुत सारे कर थे। लेकिन कौटिल्य जो था उसने सभी करों को लागू नहीं किया था, लेकिन फिर भी उस समय में कर बहुत अधिक थे। मौर्य साम्राज्य को अपनी स्थापना जब हो गई थी मौर्य साम्राज्य की, उसको एक तरह से आधार देने के लिए, उसको स्थायित्व देने के लिए एक बड़ी सेना रखनी पड़ी और इस विशाल सेना को नियमित जो है वो वेतन दिया गया था, नियमित सेना रखी गई थी और इसलिए करों की बढ़ोतरी करना स्वाभाविक था। ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की स्थिति थी कि उसकी सेना के लिए कर लगाने अनिवार्य थे, जरूरी थे और उन्होंने लगाए। लेकिन फिर भी जो कर निर्धारित किए गए थे वो पूर्ण रूप से नहीं लगाए गए थे। अशोक की जब हम बात करें तो अशोक ने बौद्ध संघ जो थे, बौद्ध धर्म जो थे, उनको जी भरकर दान दिया, स्तूप बनवाए, विहार बनवाए और इससे क्या हुआ, राजकोष जो था वो खाली होता चला गया। राजकोष जब खाली हो गया तो प्रजा पर नए नए कर लगाकर धन संग्रह किया गया और इससे प्रजा में स्वाभाविक असंतोष फैलना स्वाभाविक था और असंतोष फैला। और अशोक के समय में तो वह असंतोष नहीं दिखाई दिया जो अशोक की नीतियों के कारण असंतोष होते हुए भी सामने नहीं आ रहा था, लेकिन अशोक के बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे उनमें वो असंतोष जो है वो स्पष्ट रूप से दिखता चला गया और आगे जाके ये करों की अधिकता जो है वो भी पतन का कारण बन गई। इस कर की अधिकता ने जहां मौर्य साम्राज्य के पतन को उत्तरदायी दिया, वहीं कहीं ना कहीं जनता जो थी उनके मन में जो स्वामी भक्ति थी उसको भी समाप्त किया। अब राजकोष की रिक्तता, राजकोष की रिक्तता जो है वो अशोक के समय में प्रारंभ होती है। अशोक जो है उसने धर्म प्रचार के लिए, धर्म प्रसार के लिए राजकोष को खाली कर दिया था और परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि युवराज संप्रति ने अशोक के धन दान को ही रुकवा दिया और अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। राजकोष की रिक्तता के कारण बहुत से प्रांत जो थे उन्होंने अधीनता से अपने आप को मुक्त कर लिया, जिससे आय जो थी वो और कम हो गई और किसी भी राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, स्थायी रखने के लिए राजकोष का एक तरह से भरा होना अनिवार्य शर्त है और धनाभाव के कारण साम्राज्य जो था वो एक तरह से पतन की ओर बढ़ता चला गया। सैनिक शक्ति का पतन, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म विजय का मार्ग अपना लिया था।
अशोक ने तो उस नीति को बनाए रखा, लेकिन अशोक के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे वो अशोक की धर्म विजय की जो नीति अपनाई थी उसका एक तरह से परिणाम जो है वो भुगतना पड़ा। पश्चिमोत्तर भारत में बसी जातियां जो थी उन्होंने अपने आप को मौर्य साम्राज्य से मुक्त कर लिया। अशोक की मृत्यु के बाद उपद्रवी तत्व जो थे वो सिर उठाने लगे। अब वो तो सिर उठाने लगे, लेकिन मौर्य साम्राज्य के पास, मौर्य वंश के पास इन उपद्रवी तत्वों को कुचलने के लिए सैन्य शक्ति उतनी समर्थ नहीं थी जितनी पहले थी। और ऐसी स्थिति में मौर्य साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक था और पतन हुआ। अब विदेशी आक्रमण। कुछ विद्वान कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण विदेशी आक्रमणकारी थे और मौर्यों के शासनकाल में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमणकारी जो थे वो यूनानी थे और इन यूनानियों ने 206 ईस्वी पूर्व में जो पहला आक्रमण हुआ था उसमें उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत जो था उस पर अपना प्रभुत्व जो है वो स्थापित करके मौर्य साम्राज्य के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था। तो ये विदेशी आक्रमणकारी भी कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी हुए। अब अशोक की नीतियां देखिए। अशोक, अगर हम ऊपर देखें, राजकोष की रिक्तता किसके कारण हुई? अशोक की नीति के कारण। सैनिक शक्ति का ह्रास किसकी नीति के कारण हुआ? अशोक की नीतियों के कारण। इसके साथ साथ अशोक ने जो बौद्ध धर्म को प्रचारित और प्रसारित किया था उससे कहीं ना कहीं हमारा जो ब्राह्मण वर्ग जो था वो एक तरह से अपमानित हुआ था और ब्राह्मण प्रतिक्रिया जो है वो भी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी हुई। अपमानित इस सेंस में हुआ था कि अब तक ब्राह्मण वर्ग जो था उसका वर्चस्व था और ब्राह्मण वर्ग जो है वो अपना एक तरह से अधिकार मानता था कि वो कहीं ना कहीं उच्च स्थान रखते हैं। लेकिन अशोक जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचारित और प्रसारित करके कहीं ना कहीं इनकी भावनाओं को आच्छादित किया था और इसीलिए शास्त्री जी जो हैं वो ये कहते हैं कि अशोक की बौद्ध नीति से शुद्ध ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई थी और उसी प्रतिक्रिया ने मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया था। लेकिन डॉक्टर रॉय चौधरी जो है वो इसका खंडन करते हैं। वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण प्रतिक्रिया हुई ही नहीं और इसका मौर्य साम्राज्य के पतन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल रूप में देखें तो कहीं ना कहीं अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण देना भी अपरोक्ष रूप से मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी हुआ। क्योंकि मौर्य साम्राज्य का पतन जो है वो किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो कि एक ब्राह्मण सेनापति था और ज़्यादातर जनता का जो पक्ष था वो इनके पुष्यमित्र शुंग के पक्ष में रहा, जो कि ब्राह्मण थे। तो अपरोक्ष रूप से अशोक की नीति ने कहीं ना कहीं
बौद्ध पतन के लिए उत्तरदायी रही।